हाँ जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, ओरिजिन एंड देयर इवोल्यूशन के बारे में। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मिलिटेंसीज ओरिजिन एंड देयर इवोल्यूशन इन इंडिया। इसमें सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत के साथ विलय समझौता साइन किया था। पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण जो काबिलियों के बेस में उन्होंने सेना भेजकर भारत पर आक्रमण किया, जिससे और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1947 और 1948 के बीच में। जिसके बाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नियंत्रण में चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ द मिलिटेंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर किस तरीके से बढ़ा। तो उग्रवाद की उत्पत्ति 1980 से 1990 के बीच के दशक में देखी गई, जिसमें इसका सबसे पहला रीजन हमें देखने को मिला पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन 1987। 1987 के विधानसभा के जो चुनावों में धांधली के जो आरोप लगे थे, जिसमें कश्मीर की जनता के अंदर असंतोष की जो भावना थी उसे बढ़ा दिया था। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें जो ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट, पाकिस्तान का समर्थन। पाकिस्तान ने कश्मीरी युवाओं के हाथों में हथियार पकड़ाना शुरू कर दिए थे और उन्हें अलग अलग प्रकार की प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उग्रवाद यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो गया था। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जिसे हम कहते हैं इस्लामिक हार्ड आइडियोलॉजी, मतलब इस्लामिक कट्टरपंथ। 1989 के बाद इस्लामिक चरमपंथियों ने अलग अलग गुट बनाने शुरू कर दिए थे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन भी शामिल होते हुए चले गए। अब अगर हम पीक की बात करें तो मिलिटेंसी इसका पीक 1990 से लेकर 2000 तक हमें देखने को मिला। 1990s में भारी हिंसा और हिंदू कश्मीर पंडितों का जो पलायन था, माइग्रेशन था, वो हमें देखने को मिला। दूसरे पॉइंट में भारतीय सेना में उग्रवादियों को रोकने के लिए विशेष अभियानों की भी शुरुआत की गई थी और पाकिस्तान से घुसपैठ और आतंकी हमले तेज होना चालू हो गए थे 2000 के दशक में। अगर हम 2000 के दशक के बाद की बात करें तो इसके बाद की जो स्थिति थी वो हमें ठीक ठाक दिखाई दी, लेकिन इसमें भी हमें कई प्रकार के अटैक देखने को मिले। 2003 और 2014 के बीच में उग्रवाद में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन सीमा पर जो आतंकवादी जो प्रक्रियाएं थी वो कंटिन्यूसली हमें देखने को मिली। 2016 से 2017 के बीच में हिजबुल मुजाहिदीन के बुरहान वाली की जो मौत थी, वो एक नई सिरे से उन्होंने अशांति फैला दी थी कश्मीर के अंदर। और 2019 के बाद अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। पहला, प्रोविंस ऑफ जम्मू, जो कि हिंदू डोमिनेटिंग स्टेट हुआ करता था। दूसरा, कश्मीर वैली, जो कि मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया हुआ करता था। तीसरा, लद्दाख वैली, जो कि यहाँ पर बुद्धिस्ट मेजोरिटी में पाए जाते थे। और चौथा गिलगिट और पांचवा बलूचिस्तान। गिलगिट बलूचिस्तान एक पार्सली पॉपुलेटेड एरिया की तरह हुआ करता था। तो हमने 5 पार्ट के बारे में पढ़ लिया। प्रोविंस ऑफ जम्मू हिंदू डोमिनेटेड, कश्मीर वैली मुस्लिम डोमिनेटेड, लद्दाख वैली जो कि बुद्धिस्ट मेजोरिटी था, गिलगिट बलूचिस्तान जो कि पार्सली पॉपुलेटेड एरिया की तरह काउंट किया जाता था। इसी समय पर 1946 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट को अपनी अबेंडेंट पैरामाउंटी स्टैब्लिश करने का मौका दिया। इसमें उन्होंने प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शंस दिए। पहला, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, दूसरा वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, और तीसरा वो अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट रखे। इसी समय पर महाराजा हरि सिंह ने किसानों पर टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया था। इस टैक्स से लोकल रिवोल्ट शुरू हुए, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे समय रहते सप्रेस भी कर दिया था। इसके बाद पुंछ में, जो वेस्ट में पंजाब के रावलपिंडी बॉर्डर को डिवाइड करता था, वहां पर अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसे कंट्रोल में ले लिया था और 3 अक्टूबर 1947 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है रावलपिंडी नाम की जगह पर। और इसी के कुछ ही समय के बाद 21 अक्टूबर को पश्तून जो ट्राइब है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एंटर करती है और जम्मू एंड कश्मीर को एनेक्स कर लेती है।
और एंटर करने के बाद ये मुजफ्फराबाद बारामुल्ला को कैप्चर कर लेते हैं, जो श्रीनगर के 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। तो इस बात के डर से 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि इंडिया इनकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ असीड नहीं होता। जिसके कारण 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन पे साइन कर देते हैं, और जिससे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ऑफिशियली इंडिया में असीडेड मान लिया जाता है। इसमें यूनियन गवर्नमेंट को जम्मू एंड कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन हैंगओवर कर दिया जाता है। इसके बाद 1 जनवरी 1948 में जवाहरलाल नेहरू रेज द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द यूनाइटेड नेशन ऑन 1 जनवरी 1948 काउंट किया गया था। इसी के कुछ समय के बाद अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 47 पास किया। इस रेजोल्यूशन के द्वारा पाकिस्तानी ट्रूप को विड्रॉ कर लिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से। इंडिया जो है वो अब मिनिमम ट्रूप्स को मेंटेन करेगा जम्मू एंड कश्मीर के इस एरिया के अंदर, और एट लास्ट विड्रॉ के बाद लोगों से प्लेबिसाइड के लिए पूछा जाएगा। प्लेबिसाइड एक इस तरीके की प्रक्रिया होती है जिसमें वोट के द्वारा लोगों का ओपिनियन लिया जाता था या लिया जाता है, परंतु जो प्लेबिसाइड की प्रोसेस है वो पूरी तरीके से हो नहीं पाती है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से अपनी आर्मी को जम्मू एंड कश्मीर से नहीं हटाती। फाइनली 1949 में कराची एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर इस्टेब्लिश्ड हुई। दोनों साइड ने अपनी पोजीशन को एग्जिस्टिंग साइट किया, जो मॉडर्न डेज का लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत ज़्यादा मैच होता है। तो फाइनली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मिलिटेंसीज की ओरिजिन और इवोल्यूशन हमने फिनिश कर लिया है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल पोस्ट और पॉलिटिक्स पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1947। Sheikh Abdullah of National Conference was declared the interim Prime Minister of Jammu and Kashmir in March 1948। 1951 के फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में शेख अब्दुल्ला अनअपोज चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने प्रोग्रेसिव सपोर्ट को इनेक्ट भी किया था। जैसे फर्स्ट हम बात करें जिसे हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म, बेनिफिट टू द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शेख अब्दुल्ला वाज अगेंस्ट द असेसन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू पाकिस्तान। वो चाहते थे कि फॉर्मल रेफरेंडम को कंडक्ट किया जाए और लोगों के ओपिनियन से डिसीजन लिया जाए। हालांकि पाकिस्तान के नॉन विड्रॉल के कारण प्लेबिसाइड कभी हो ही नहीं पाया जम्मू कश्मीर के अंदर। Allegation of delaying the formal Indian accession of Jammu and Kashmir. Therefore, the state government was dismissed and the Sheikh Abdullah was arrested by the Indian authority in 1953 over the allegation of delaying the formal accession of India. उनके अरेस्ट के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर ने स्टेट को लीड करने की कोशिश भी की, पर वो पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए। इस पॉलिटिकल वैक्यूम को कांग्रेस ने फील किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर डायरेक्ट कंट्रोल हासिल किया और स्टेट में प्रो इंडियन सेंटिमेंट लाने की कोशिश करी। लेकिन कई एलिमेंट्स लाइक मैन्युफैक्चर्ड इलेक्शन, रिड्ज इलेक्शन ने लोगों के ट्रस्ट को पूरी तरीके से डिफीट किया। फाइनली आफ्टर द लास्ट 2 decades later, the Sheikh Abdullah was declared the chief minister on Jammu and Kashmir when he signed the agreement with Indira Gandhi। उन्होंने 1977 के इलेक्शन में मेजोरिटी पाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिसीव भी किया था। 1982 में उनकी डेथ के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस टाइम यूनियन और फारूक अब्दुल्ला के रिलेशन ऑन और ऑफ रहा करते थे। इसी के बाद 2 जुलाई 1984 में फारूक अब्दुल्ला ब्रदर इन लॉ जीएम शाह डिफीटेड विद 12 MLA ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांग्रेस एंड बिकम द चीफ मिनिस्टर। इसके कारण लोगों का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। देयरफॉर इन जम्मू एंड कश्मीर विटनेस द कम्युनल राइट्स इन 1986, जैसे फतेहपुर, सोपर, वनापोह, अकूरा और अनंतनाग पर हिंदू टेंपल पर अटैक किया गया और कश्मीरी पंडित पर वायलेंस को इंक्रीज होते हुए हमने देखा। जीएम शाह की गवर्नमेंट पर आरोप लगे कि वो कम्युनल राइट्स को रोकने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है।
Therefore, the governor Jagmohan dismissed the state government on March 12, 1986. 1987 नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड साइन कर एक साथ इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया। Election of 1987 in Jammu and Kashmir were turning the point from rise of militancies in Jammu and Kashmir. इलेक्शन पर फ्रॉड और रिड्स मतलब टू वोट पर मैसिव आरोप लगे थे। इसके चलते कई एमएलए ने आर्म इंसर्जेंसी को स्टार्ट कर दिया था। 1989 तक कश्मीर आर्म इंसर्जेंसी का एक हॉटबिट बन गया। इसी के साथ साथ ISI also started to supply arm and ammunition and provide the training facilities which further destabilized the region Kashmir and Jammu. जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट जो पहले डेमोक्रेटिक फैक्शन हुआ करता था उसने भी 1987 इलेक्शन के रिड्स बताकर खुद को आर्म ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया था और ये जो ग्रुप था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर यासीन मलिक ने कश्मीरी इंडिपेंडेंस के लिए वायलेंट अटैक कैरी किए लाइक अटैक ऑन इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, किडनैपिंग ऑफ रूबिया साइद द डॉटर ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ मुफ्ती मोहम्मद साइद। जम्मू एंड कश्मीर वाज प्लेसाइड अंडर द गवर्नर रूल। So finally, Jammu and Kashmir Liberation Front organized the widespread protest in January 1990s, in which the stone pelting was used. इस प्रोटेस्ट के लिए BSF और CRPF का यूज किया। Therefore, in 1990s, the central imposed the AFSPA. इसी के एक साल के बाद in 1991 हिजबुल मुजाहिदीन terrorists of Afghanistan also started to enter India after the breakdown of Soviet Union. Therefore, Jammu and Kashmir trap under the complex arms group. उन्होंने पब्लिक गैदरिंग में प्रोमिनेंट फिगर्स का मारना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और इस और जितने भी टेररिज्म है उन्होंने इसको जिहाद के वॉयलेंस से जस्टिफाई किया। इन 1990s में कई टेररिस्ट आउटफिट का जन्म हुआ लाइक लश्कर तोयबा, हरकत उल जिहाद ए इस्लामी, अल बड़े और जैसे मोहम्मद। ये सारे के सारे जो टेररिस्ट ग्रुप थे इनको कंट्रोल किया द ऑपरेशन ऑफ सर्प विनाश से इस वॉयलेंस को बहुत हद तक कंट्रोल किया गया था। इसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कंडक्टेड इन 2008 अंडर द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज एंड उमर अब्दुल्ला बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UNHCR। इसी के साथ साथ 2008 में इलेक्शन से पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया। इसके चलते अमरनाथ शिंदे के ट्रस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए 99 एकड़ जो ज़मीन है अलॉट करने वाले थे। इस एग्रीमेंट पर भी जम्मू एंड कश्मीर ने स्टोन पेल्टिंग को स्टार्ट कर दिया था। देयरफॉर द प्रोटेस्ट के चलते इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ा था, लेकिन अब इस एक्टिविटीज़ ने स्टोन पेल्टिंग को रेगुलर फीचर बना दिया था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के द्वारा, या हम ये बोले जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के द्वारा या फिर हम अपोजिशन के ग्रुप के द्वारा भी इन शब्दों को बोल सकते हैं। 2010 के बाद कई लैंडमार्क इंसिडेंट ने पीस प्रोसेस को हैम्पर कर दिया। लाइक 2013 में अफजल गुरु को हैंगिंग की जो सज़ा है वो दी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में, जो 2001 के पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड कहलाया जाता था। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट बुरहान वाली को सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा शूट कर दिया गया। इसके चलते हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने यूथ को रेडिकलाइज किया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसी को यूज कर पाकिस्तान के ISI की मदद से जैसे मोहम्मद ने कई प्रकार के अटैक को लेआउट किया इंडिया के अंदर, जैसे 2016 में उरी अटैक, 2018 में सुजवान अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक। सो इट्स ऑल अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। आगे हम रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो
थैंक यू।